आइए आज हम स्टडी करेंगे उदाहरण नंबर 4.3। कह रहा है एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। मोटर बोट का मतलब, बोट मतलब नाव जिसमें मोटर लगी हो, जिसको स्टीमर भी बोलते हैं। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से मोटर बोट किधर जा रही है? उत्तर दिशा की ओर। कह रहा है इस क्षेत्र में जलधारा का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जहां पर उत्तर दिशा की ओर नाव 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वहां पर जो पानी की धारा है उसके पानी के बहाव का वेग है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जल धारा की दिशा दक्षिण से पूरब की ओर 60 डिग्री कोण पर है। तो जो पानी की धारा है वो दक्षिण से पूरब की ओर, दक्षिण से पूरब की ओर 60 डिग्री कोण पर है। तो मोटर बोट का परिणामी वेग निकालिए। तो मोटर वेग, जो मोटर बोट है यानी स्टीमर है हमारा, उसका रिजल्टेंट वेग क्या होगा, परिणामी वेग क्या होगा, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र से बहुत अच्छा समझाया गया है। तो ये देखिए ईस्ट का मतलब पूरब, वेस्ट का मतलब पश्चिम, नॉर्थ का मतलब उत्तर और साउथ का मतलब दक्षिण। तो यहाँ पर देखिए हमसे कह रहा है कि जो हमारी मोटर बोट है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा की ओर चल रही है। तो ये उत्तर दिशा है। तो ये देखिए VB लिख दिया। V मतलब वेलोसिटी, B मतलब बोट। तो जो मोटर बोट है उसका वेग जो है दक्षिण दिशा की ओर है, कितना? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और जल की धारा की दिशा दक्षिण से पूरब की ओर 60 डिग्री पर है। तो ये हमारा देखिए दक्षिण से पूरब की ओर, तो ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण से पूरब की ओर, ये पूरब है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण से पूरब की ओर मतलब दक्षिण से हमको कोण लेना है। तो दक्षिण से पूरब की ओर 60 डिग्री के कोण पर है। तो 60 डिग्री के कोण पर ये देखिए VC लिख दिया है। C का मतलब करंट, करंट का मतलब धारा, धारा का बहाव मतलब पानी की धारा। तो कह रहा है मोटर बोट का परिणामी वेग निकालिए। तो अब देखिए क्वेश्चन में कुछ चीजें और स्पष्ट कर लीजिए। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। जो हमारी मोटर बोट है वो दक्षिण दिशा में 25 मीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। तो ये VB हो गई मोटर बोट की दिशा। और पानी का जो बहाव है उसकी धारा दक्षिण से पूरब की ओर 60 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सब किलोमीटर में, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। अब देखिए यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखिए जो ये वेक्टर है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, हम लोग परिणामी वेक्टर कैसे निकालते थे? अगर दो वेक्टर A और B एक ही दिशा में, जैसे ये A है, ये B है, तो B के पॉइंट से A के समांतर डॉट डॉट लाइन खींचते हैं और B के समांतर A के हेड से यानी सिर से डॉट डॉट लाइन खींचते हैं कि B के समांतर हो। जहां पर ये दोनों लाइनें कट कर देती हैं उसी पे एक विकर्ण खींच देते हैं यानी डायगोनल। यही हमारा परिणामी है। तो वही हमने यहाँ पर भी किया। A के समांतर ये VC है, VC के समांतर ये देखिए डॉट डॉट लाइन यहाँ पर खींच दिया VB के सिर से यानी हेड से। इसी प्रकार VB के समांतर VC के हेड से यानी सिर से डॉट डॉट लाइन खींच दिया। तो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। अब देखिए ये जहां पर दोनों काट रही हैं वहां पर हमने विकर्ण डाल दिया यहाँ से। अब यही हमारा R का मतलब रिजल्टेंट यानी परिणामी है। तो यही जो परिणामी वेक्टर है यही हमको परिणामी दिशा और चाल बताएगा, करंट बोट की करंट के सापेक्ष या मोटर बोट का परिणामी वेग हमको बताएगा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है
4.11 में सदिश वीबी मोटर बोट के वेग को, ये वीबी हमारा मोटर वेग के वेग को तथा वीसी जल धारा के वेग को व्यक्त करते हैं। वीसी जल धारा के वेग को व्यक्त करता है। तो 60 डिग्री का कोण हो गया। तो अब देखिए यहां पर जो है कोण ये वाला देखिए 60 डिग्री हमको क्वेश्चन में दिया गया है और इस कोण को इसने थीटा माना है, इतने भाग को थीटा माना है, सिर्फ ध्यान दीजिए। ये इतना थीटा है और ये इतना जो है ये फाई है, फाई इसको बोलते हैं, और ये हमारा 60 डिग्री है। तो इसको अभी देखते हैं अच्छे से। प्रश्न के अनुसार चित्र में उनकी दिशाएं दर्शाई गई हैं। सदिश योग के समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार, तो समांतर चतुर्भुज का क्या नियम था, वही जैसे वीसी के समांतर ये वीबी के सिर से एक डॉट डॉट लाइन खींचेंगे और वीबी के समांतर वीसी के सिर से डॉट डॉट लाइन ऐसे खींचेंगे, जहां पर काटेंगे वहीं पर ये दोनों के मेन बिंदु से जहां पर दोनों की पूंछ है वीसी वेक्टर और वीबी वेक्टर की, वहां से एक डायगोनल या विकर्ण डाल देंगे। तो वही कह रहा है प्रश्न के अनुसार चित्र में उनकी दिशाएं दर्शाई गई हैं। सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार प्राप्त परिणामी आर की दिशा चित्र में दर्शाई गई है। तो ये देखिए चित्र में परिणामी जो है उसकी दिशा दर्शाई गई है। कोज्य नियम का उपयोग करके हम आर का परिणामी निकाल सकते हैं। तो कोज्य नियम का उपयोग करेंगे, ये जो कोज्य नियम जैसे यहाँ पर निकाले थे, तो यही वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यही वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो रिजल्टेंट बराबर ए का स्क्वायर जैसे था तो वी बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर था तो वी सी का स्क्वायर प्लस 2 वी बी वी सी cos थीटा, जैसे 2 ए बी cos थीटा था तो यहाँ पर जैसे 2 ए बी cos थीटा था तो 2 वी बी वी सी cos थीटा की जगह 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री क्यों हो गया इसको समझते हैं। ये 60 डिग्री का कोण है। जब ये 60 डिग्री का कोण है तो ये VB और VC के बीच का हमको कोण लेना है, जिसको थीटा कहा गया है, ये कोण। तो ये पूरा कोण ये वाला हमारा 180 डिग्री है। कोई भी सीधी रेखा हो तो 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब ये पूरा 180 है तो इधर वाला भी पूरा 180 होगा, क्योंकि पूरा 360 होता है तो इधर का 180 होगा। तो जब इतना 60 है तो 180 में 60 घटाएंगे तो ये थीटा निकल आएगा। तो 180 में से 60 घटाया तो 120 डिग्री बचा, इसीलिए यहाँ पर 120 डिग्री लिखा गया है। अब देखिए तो यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे। जो बोट थी, बोट का जो है वेग 25 किलोमीटर प्रति घंटा था तो 25 का स्क्वायर, और जो पानी की धारा थी उसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा था वेग, तो 10 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणे VB हमारा 25 है, VC 10 है। अब देखिए cos 120 डिग्री का मान होता है -1/2, तो वैल्यू रख दिया गया। तो ये आ गया हमारा लगभग इक्विवेलेंट, मतलब 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए 2 लाइन सीधी है, एक ऊपर की थोड़ा ऐसे यस शेप में थोड़ा तिरछी है, इसका मतलब है इक्विवेलेंट, मतलब लगभग समान होगा। तो आर की दिशा ज्ञात करने के लिए हम ज्या नियम का उपयोग करते हैं। अब देखिए हमको आर की दिशा ज्ञात करना है कि जो रिजल्टेंट है, ये जो हमारा रिजल्टेंट है ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, लगभग 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब इसकी हमको दिशा ज्ञात करना है तो हम ज्या नियम यानी साइन लॉ को इस्तेमाल करेंगे। तो इसको देखते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा था कि R अपान साइन थीटा बराबर B अपान साइन एल्फा, R अपान साइन थीटा बराबर B अपान साइन एल्फा। तो यहां पर देखिए R अपान साइन थीटा बराबर B की जगह VC है, A की जगह
ए की जगह वी बी है, बी की जगह वी सी है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जैसे ए और बी लिखा गया है, ए और बी, तो यहाँ पर वैसे ही हमको समझना। यहाँ पर तो आर अपान साइन थीटा बराबर वी सी अपान साइन फाई है, यहाँ पर ध्यान देना है, वी सी अपान साइन फाई, ये वाला एंगल। तो यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए आर अपान साइन थीटा है, तो आर अपान ये पूरा थीटा लिया गया है, जितना दोनों जो सदिश हैं उनके बीच का कोण है, बराबर बी अपान साइन अल्फा है। देखिए यहाँ पर बी लिया गया है तो एंगल इधर वाला लिया गया है, ए की तरफ वाला, इसीलिए यहाँ पर भी देखिए वी सी लिया है इधर वाला, तो एंगल लिया है वी बी वाला फाई, तो इसीलिए यहाँ पर वी सी अपान साइन फाई हो गया, या साइन फाई बराबर वी सी अपान आर साइन थीटा हो जाएगा। तो बराबर वी सी हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुने साइन थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, अपान जो आर है अभी हमने निकाला है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका ओरिजिनल जो वास्तविक मान होगा निकालेंगे जब इसको, तो 21.8 आएगा, तो इसने वास्तविक लिखा है, इसको 21.8 लगभग 22 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर पूर्णांक के तौर पर 22 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा गया है। तो ये हमारा आ गया 21.8, तो ये सॉल्व किया गया, तो सॉल्व करने पर साइन 120 का मान होगा √3, तो 10√3 हो गया अपान साइन 120 का मान √3/2 होगा, इसलिए 2 नीचे आ गया, तो 10√3 अपान 2 इंटू 21.8, तो ये लगभग आ गया 0.397, या 5 लगभग आ गया 23.4 डिग्री। अब इसको अगर हम डिग्री में बदलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 लगभग बराबर आ जाएगा 23.4 डिग्री। तो यहाँ से देखिए साइन फाई था तो बाद में फाई हुआ, तो फाई बराबर साइन इतना आएगा, साइन नीचे चला जाएगा, तो ये साइन फाई बराबर इतना हुआ, फिर ये इतने का इतना रखा गया, फिर इतना, फिर इतना, तो इतने की वैल्यू इतना आ गई, इतना, तो फाई की वैल्यू आ गई 0.397, और अगर डिग्री में साइन फाई की वैल्यू आ गई, साइन फाई की वैल्यू आ गई 0.397, अब साइन फाई बराबर 0.397, तो फाई की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा लगभग 23.4 डिग्री। अब देखिए जैसे साइन फाई बराबर 0.397 आ गया, तो फाई बराबर लगभग आ गया 23.4 डिग्री। अब ये इसकी वैल्यू 23.4 डिग्री कैसे होगी, एक अलग लेक्चर में हम इसको पूरा स्पष्ट तौर पर बताएंगे कि ये इतने का इतना डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, या फिर दीपू सर से कह देंगे तो अपना आपको जो है मैथ के स्टूडेंट हैं तो वो अच्छे से बता देंगे। अब आगे हमारी हेडिंग आ जाती है किसी समतल में गति, यानी मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। अब देखिए कह रहा है कि इस खंड में हम सदिशों का उपयोग कर 2 या 3 विमाओं में गति का वर्णन करेंगे। तो ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें सदिशों का उपयोग करके 2 या 3 विमाओं में गति का वर्णन करेंगे, 2 या 3 डायमेंशनल। तो स्थिर सदिश तथा विस्थापन, यानी पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी समतल में स्थित कण P का XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश R चित्र 4.12 को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये A वाले चित्र में, यहाँ पर चित्र 4.12 में A और B 2 चित्र दिए गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है A स्थित सदिश R, तो A का स्थित सदिश R है,
तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई प्लेन है, दो एक मतलब दो डायमेंशन है, दो विमा है, यानी एक प्लेन जिस कागज में हम पढ़ा रहे हैं इसी के अनुरूप है। तो इसी के अनुरूप क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर ये मूल बिंदु O है और अगर कोई चीज यहाँ पर स्थित है इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे। तो P पॉइंट से हम लोग डॉट डॉट लाइन करके एक अभिलंब डाल देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे एक्स एक्सिस पर, और यहीं से एक अभिलंब यानी परपेंडिकुलर डाल देंगे वाई एक्सिस पर, यानी ये भी 90 डिग्री कोण है और ये भी 90 डिग्री। परपेंडिकुलर या अभिलंब का मतलब ही होता है कि जिस भुजा पर डाला जाए 90 डिग्री का कोण बनाए। अब यहाँ से O बिंदु से P बिंदु को मिला देते हैं, यही हमारा परिणामी वेक्टर होगा यानी परिणामी सदिश होगा। और चूंकि ये एक जगह स्थित है इसलिए इसको स्थित सदिश भी बोलते हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस में एकांक वेक्टर i कैप होता है और वाई एक्सिस में एकांक वेक्टर j कैप होता है और z एक्सिस में एकांक वेक्टर k कैप होता है। तो एक्स एक्सिस में i कैप लिख दिया और वाई एक्सिस में j कैप लिख दिया, इसलिए एक्स i कैप वाई j कैप हो गया और ये r हमारा स्थित सदिश हो गया। अब इसी प्रकार देखिए इसमें देखते हैं विस्थापन डेल्टा r तथा कण का औसत वेग v बार। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि अब क्या हुआ, एक्स एक्सिस ये हो गई, वाई एक्सिस ये हो गई। अब यही जो स्थित सदिश था इसको P पॉइंट से P डैश पॉइंट तक खिसका दिया गया, P से P डैश तक। तो ये अगर हमारा R है तो ये हमारा डेल्टा R हो गया, डेल्टा R। क्यों? क्योंकि ये P पॉइंट है, ये P डैश पॉइंट है, तो एक वेक्टर हमारा ये हो गया और एक वेक्टर हमारा ये हो गया, एक वेक्टर यहाँ पर हो गया, एक वेक्टर यहाँ पर हो गया और ये परिणामी डेल्टा R हो गया, डेल्टा R हो गया हमारा। और V बार की दिशा मतलब विस्थापन डेल्टा R तथा कण का औसत वेग V बार, ये औसत वेग है। तो ये विस्थापन वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो ये विस्थापन हमारा हो गया कि ये यहाँ पर है, तो यानी R डैश में R को अगर घटा दें तो डेल्टा R आ जाएगा। जिस तरीके से हम लोग वेक्टर को घटाते हैं उस तरह घटाने पर। तो अब इसको देखते हैं। तो किसी समतल में स्थित कण P का एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश R चित्र 4.12 को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त करते हैं। R बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये वेक्टर देखा जाए तो इसके दो घटक हैं, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। तो इसका जो वो होगा तो एक्स एक्सिस का जो घटक है एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस वाई एक्सिस का जो घटक है वाई जे कैप हो जाएगा, जैसा हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ एक्स तथा वाई अक्षों एक्स तथा वाई के निर्देशित आर के घटक हैं, कंपोनेंट हैं, जैसा हमने आपको पहले पढ़ाया था। इन्हें हम कण के निर्देशांक भी कह सकते हैं, इन्हें कण के निर्देशांक भी आप कह सकते हैं। मान लीजिए कि चित्र 4.12 बी के अनुसार कोई कण मोटी रेखा से व्यक्त वक्र के अनुदिश चलता है। अब देखिए इसमें बी में कह रहा है कि मान लीजिए कोई कण इस तरह चलता है, तो P से P डैश तक, जैसा हमने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक खिसका दिया जाए, किधर, किस से, इससे। तो ये तो हमारी दूरी हो गई, दूरी, और जो न्यूनतम दूरी है तो उस न्यूनतम दूरी क्या होगी, यहाँ से सीधा मिला दिया जाए P डैश को, तो ये सबसे न्यूनतम दूरी होगी। और जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को विस्थापन कहते हैं, इसीलिए डेल्टा R को विस्थापन कहा गया है। यहाँ पर देखिए विस्थापन डेल्टा R। तो इसको देखते हैं। तो मान लीजिए कि चित्र 4.12 बी के अनुसार कोई कण मोटी रेखा से व्यक्त वक्र के अनुदिश चलता है। किसी क्षण t पर इसकी स्थिति P है तथा दूसरे क्षण अन्य क्षण t डैश पर इसकी स्थिति P डैश है। तो P हमारी जो है इसकी स्थिति है t समय पर और t डैश पर P डैश है। कण के विस्थापन को हम निम्न प्रकार से लिखेंगे। तो अब कण का अगर विस्थापन लिखना हो तो डेल्टा R विस्थापन हो गया, तो अधिकतम दूरी माइनस न्यूनतम दूरी,
तो अधिकतम हमारा आर डैश है, आर डैश, क्योंकि ये पी डैश ज़्यादा आगे है तो आर डैश माइनस आर हो जाएगा। तो इसलिए डेल्टा आर बराबर आर डैश माइनस आर। इसकी दिशा पी से पी डैश की ओर होगी और इसकी दिशा जो है पी से पी डैश की ओर होगी। क्यों? क्योंकि ये मूल बिंदु ओ है, मूल बिंदु से ये इधर पूंछ, इधर सिर हो गया वेक्टर का, सदिश का, और इधर पूंछ, इधर सिर इसका हो गया। तो अब इनको दोनों को अगर इधर मिलाएंगे, इसका सिर इसके सिर से, तो ये जो परिणामी होगा इसका पूंछ इधर होगा, सिर इधर होगा। तो ये चूंकि तीर का निशान इधर को है, इसका मतलब दिशा इधर को होगी, इसीलिए दिशा पी डैश की ओर होगी, ये लिखा है। इसकी दिशा पी से पी डैश की ओर है। अब देखिए समीकरण 4.25 को हम सदिशों के घटक के रूप में निम्नांकित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो 4.25 जो डेल्टा आर बराबर आर डैश माइनस आर था, तो उसको अब लिखना है। तो आर डैश माइनस आर, तो आर के लिए क्या था? आर के लिए हमने यहाँ पर लिखा था आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आर डैश के लिए एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप हो जाएगा, वहां डैश लगा देंगे। तो वैसे ही देखिए यहाँ लिख दिया डेल्टा आर बराबर एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आर डैश माइनस आर है तो ये आर की डैश की जगह एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप हो जाएगा, आर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा है। तो अब क्या हो जाएगा? अब यहां पर देखा जाए तो इनको हम एक साथ एक्स डैश ये एक्स डैश माइनस एक्स और बाहर आई कैप लिख सकते हैं, कामा, इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए एक्स डैश, ये आई कैप इसमें भी है, आई कैप इसमें भी है, तो आई कैप लिख दें और एक्स डैश माइनस एक्स कर सकते हैं, माइनस अब जे कैप कर दें, जे कैप कामा कर दें और ब्रैकेट में वाई डैश माइनस वाई कर दें। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। यहां पर देखिए प्लस होगा, यहाँ y में दोनों में प्लस है, तो ये इसको इस तरह लिखेंगे आई कैप एक्स डैश माइनस एक्स प्लस जे कैप वाई डैश माइनस वाई। इस तरह प्लस रहेगा क्योंकि ये y में भी प्लस है, इसमें भी प्लस, जे इस जे में भी प्लस है, इस जे में भी, तो यहाँ पर प्लस रहेगा और अंदर माइनस माइनस रहेगा। इस तरह अगर हम इस ब्रैकेट को खोल दें तो अब यहाँ पर जहाँ पर ये एक्स डैश माइनस एक्स है तो ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, जहाँ पर वाई डैश माइनस वाई है तो डेल्टा वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आई कैप डेल्टा एक्स हो गया प्लस जे कैप डेल्टा वाई। जैसे हमने डेल्टा आर लिखा था दो को घटाने पर, तो वाई डैश एक्स डैश में एक्स को घटाया तो डेल्टा एक्स लिखा, क्योंकि आर डैश में आर को घटाया था तो डेल्टा आर लिखा था। तो एक्स डैश में एक्स को घटाएंगे तो डेल्टा एक्स, वाई डैश में वाई को घटाएंगे तो डेल्टा वाई। यहाँ पर देखिए बता भी रहा है कि डेल्टा एक्स बराबर एक्स डैश माइनस एक्स और डेल्टा वाई बराबर वाई डैश माइनस वाई। तो अब यहाँ पर हमने स्थित सदिश के बारे में पढ़ा, अब आगे वेग है, फिर इसके बाद त्वरण है। तो वेग और त्वरण सदिश के हिसाब से हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वेग काफ़ी बड़ा है, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज बस यहीं तक।